A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know from the previous few classes, we are continuously studying the chapter that is chapter 7 of your macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply and the related concept, right? So in the last class, we have already discussed about the meaning and components of the aggregate demand. So what is the meaning of the aggregate demand, what are the different components of the aggregate demand. So when we talk about aggregate demand in 4 sector model, so we have taken 4, that is consumption, household sector, producer sector, government sector and the rest of the world. Next we have discussed aggregate demand in 2 sector model. So when we talk about in the 2 sector model we will take 2 sector, that is household sector and the producer sector. लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. सो वी हैव डिस्कस द एग्रीगेट डिमांड इन 2 sector model with the diagram as well as the table or the observation. As in today's class we are going to start the topic that is linear consumption function. So what is linear consumption function? We will discuss in the today's class, and we will also move to the another topic in this video. So let's get started. In today's class we are going to discuss about the linear consumption function. So the heading is here, that is linear consumption function. Linear consumption function. अब linear consumption function वही same that we have already discussed, that C is equal to C bar plus B1. C क्या है? C here यहाँ पे C is for the consumption function. Consumption function is equal to C bar plus By. C bar is here, that is autonomous consumption. Autonomous consumption जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जब हमारी इनकम, अगर इनकम हमारी ज़ीरो भी होती है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. कंजप्शन कांट बी ज़ीरो. कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है भले हमारी इनकम ज़ीरो है. बी इज़ फॉर MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फुल फॉर्म इसका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई डेनोट फॉर द इनकम. ठीक है, अब देखते हैं C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. और C इज फॉर ऑटोनॉमस कंजप्शन. सिंपल सा मीनिंग कि इनकम अगर हमारी ज़ीरो भी होती है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. बाकी बचा B. B इज फॉर MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि इट शोज द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड द इनकम. इट शोज द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. की इनकम में कितना चेंज होने पे, जैसे कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर इनकम 100 से 200 हो रही है तो हम लोग अपने कंजप्शन में कितना चेंज करेंगे. जैसे लास्ट आपके टेबल में भी दिया होगा जहाँ पे हम लोगों ने Y लिया है और C लिया है, तो उसमें अगर आपका 100 200 दे रहा है तो 100 150 आपका क्या है, इनकम है, ये कंजप्शन है. तो इनकम में कितना चेंज हुआ, इनकम में 200 और 100 चेंज हुआ. अब इनकम के बढ़ने पे हम लोग ने कंजप्शन में कितना चेंज किया, 50 चेंज किया. जब इनकम 100 थी तो हम कंज्यूम भी 100 कर रहे थे, उतना ही कंज्यूम कर रहे थे. फिर अब जब इनकम हमारी 200 हुई तो हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेल्स अस हाउ मच चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. की इनकम के कितना चेंज होने पे हम लोग इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इनकम को अज्यूम कर लेते हैं दैट इनकम इज हियर 1, y इज इक्वल टू 1. y का मतलब आप समझ जाइए, दैट इज इनकम. इनकम अगर हमारी यहाँ पे क्या कह रही है कि 1 है, ठीक है, मेरी इनकम 1 है. अब मेरी अगर इनकम 1 होती है तो मेरी कितनी इंटेंसिटी है, मेरी कितना डिज़ायर है कि अगर इनकम में चेंज हो रहा है, अगर इनकम है तो इस 1 में मैं कितना कंज्यूम करूँगी और मैं कितना सेव करूँगी. इनकम अगर मेरी मिलेगी, इनकम अगर किसी की मिलती है Y, वो किसके इक्वल होती है, या तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे. घर में अगर सैलरी आती है तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ अपने कंजप्शन पे निकालते हैं, बाकी जो बचता है वो उसको हम लोग सेव कर देते हैं. ठीक है, तो
अगर हमारी इनकम यहाँ पे 1 दे रही है और एमपीसी बोल रहा है, जो हम लोगों ने लास्ट में अज्यूम किया था, दैट एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5, दैट मीन्स कि 1, अगर इनकम हमारी 1 है तो 0.5 उस इनकम का 50% हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और 50% हम लोग सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर 100 हो गया इनकम तो 0.5 के हिसाब से 50% हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और 50% हम लोग सेव कर दे रहे हैं। तो यही बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट मीन्स इट शोज द इंटेंसिटी, किसी की डिजायरनेस शो करता है कि अगर उसके पास 1 इनकम है तो वो कितना उसको कंजप्शन पे करेगा, बाकी जो बचा वो कितना वो सेविंग करेगा। ठीक है, तो यही आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन है, सिंपल सा। इसके अब आगे जो होगा इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। नेशनल इनकम के बाद इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, इसी पे बेस्ड होगा, जहाँ पे कभी आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन दे देगा, कभी बी दे देगा, कैलकुलेट करने को बोल देगा, सी निकालो। तो ऐसे ही क्या होंगे, तो कंजप्शन फंक्शन को याद कर लीजिए, दैट इज, वेट अ मिनट, हाँ, दैट इज लीनियर कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसके एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। और वाई तो समझ में आ गया ना, वाई इज फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनकम, की इनकम कितनी दे रखी है। एक इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन दिया है, दैट इज क्वेश्चन है फाइंड कंजप्शन, यहां पे आपको सी फाइंड आउट करना है। फाइंड कंजप्शन इफ बी आपका है, बी इज फॉर एमपीसी, कंफ्यूज नहीं होना है, बी यहाँ पे क्या है, बी इज फॉर एमपीसी 0.8 दिया है, इनकम दे रखा है y इज इक्वल टू 200 और सी बार इज इक्वल टू 100। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको सी मतलब कंजप्शन फंक्शन कैलकुलेट करना है, बी दिया है एमपीसी 0.8, वाई इनकम दिया है 200 और ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है 100। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बी दे रहा है तो इसका मतलब पहले समझ जाइए, बी इज फॉर एमपीसी, मतलब अगर हमारी इनकम क्या है 200 है, अगर हमारी इनकम 200 है तो उसका 80%, 200 का 80% हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, बाकी जो बचा वो हम लोग सेविंग करेंगे। यही तो शो कर रहा है ना कि इनकम, अगर इनकम यहाँ पे 200 दी हुई है, अब इस इनकम का 80%, क्योंकि एमपीसी क्या शो करता है, एमपीसी यही बताता है कि इनकम के कितना चेंज होने पे हम लोग कंजप्शन में कितना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी इनकम 200 दी है तो उसका हम लोग कंजप्शन, एमपीसी हमारा कितना आ रहा है, मतलब 80% हम उसको कंजप्शन पे कर रहे हैं, बाकी जो बचा हम लोग क्या करेंगे, वो सेविंग करेंगे। ठीक है, तो इसका आपको पता ही है, वो है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस एमपीसी, और वाई इज फॉर गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे सी हमें कैलकुलेट करना है, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन यही बताता है कि जब अगर 0 लेवल ऑफ इनकम भी होगी तो भी हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, हम अपना कंजप्शन कभी भी बंद नहीं कर सकते। ठीक है, सो 100 प्लस एमपीसी यहाँ पे 0.8, इनकम दिया है 200। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, C इज इक्वल टू 260, यस, सो C इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, रुपीज 260। और जब कभी भी आगे क्वेश्चन में अगर उसकी यूनिट दी होगी कि रुपीज आर गिवन इन करोड़ और लैक्स, थाउजेंड, सो यू शुड राइट हियर दैट इज C इज इक्वल टू रुपीज 260,000, जो भी आ रहा है आपका कंजप्शन फंक्शन पे हम नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अब नेक्स्ट में आपके ट्विस्ट यही कर देगा कि आपको यहाँ पे कंजप्शन दे देगा, एमपीसी मिसिंग कर देगा, तो आप यहाँ पे कंजप्शन की वैल्यू रख के एमपीसी फाइंड आउट कर लेंगे। कभी कभी क्या करेगा, ये दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, वाई दे देगा और ऑटोनॉमस कंजप्शन नहीं देगा,
तो ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू रख के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था लीनियर कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लीनियर सेविंग फंक्शन। एक छोटा सा स्टेटमेंट है वो आपको बताते हैं। अभी जो आपको बोला कि अगर हमारी इनकम है वाई अगर इनकम हमारी हो रही है तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन मतलब जो हम एक्सपेंडिचर किस पे करें, कंजप्शन पे, और सेविंग कि अगर किसी की इनकम आई, वही एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम हो रही है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो उसको कंज्यूम करेगा या तो वो उसको सेव कर देगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट, ये छोटे जो हैं आपके, उनको साथ में लिखते भी चला करिए। y इज इक्वल टू c प्लस एस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लीनियर सेविंग फंक्शन। लीनियर सेविंग फंक्शन, ठीक है। लीनियर सेविंग फंक्शन कह रहा है दिस इज डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। ये कह रहा है कि ये जो है डिराइव कहाँ से हुआ है, कंजप्शन फंक्शन से ही डिराइव हुआ है, कहीं और से नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग लेके चल रहे थे कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू, इनकम किसके इक्वल है, कंजप्शन प्लस सेविंग के। अगर s इज इक्वल टू हम लोग करेंगे सेविंग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम है उसमें से कंजप्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरी इनकम क्या हो रही है, 40,000 हो रही है, ठीक है। अब 40,000 इज इक्वल टू 30,000 हम क्या कर रहे हैं, अपने कंजप्शन पे कर रहे हैं 30,000, और बाकी जो बचा वो 10,000 किस पे कर रहे हैं, सेविंग पे। अब आपको क्या है, अगर आपके पास टोटल इनकम दी है और टोटल कंजप्शन दिया है तो यू कैन कैलकुलेट ना सेविंग, क्योंकि इनकम हमारे पास कितनी है 40,000 और कंजप्शन पे हम कितना करें 30,000, मतलब 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 10,000। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर इनकम है, इनकम किसके इक्वल होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। कि अगर हमारी इनकम होगी तो हम या तो कंजप्शन करेंगे या तो हम उसको सेव करेंगे, दो ही काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें सेविंग निकालनी होगी तो y माइनस सी कर देंगे, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग की वैल्यू जो है सेविंग की निकल जाएगी। तो ये जो लीनियर सेविंग फंक्शन होता है इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। ये कंजप्शन फंक्शन से ही डिराइव्ड हो जाता है। तो सिंपल सा s इक्वल टू वाई माइनस सी, सो s इक्वल टू वाई, कंजप्शन फंक्शन की वैल्यू क्या थी, c बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे c बार प्लस बी वाई, ठीक है। s इक्वल टू वाई माइनस सी। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, s इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस माइनस बी वाई, देन s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, इसको इधर कर लीजिए, माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई, देन s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस बी वाई। देखिए क्या हुआ इसमें, कुछ है नहीं, बस देखने में थोड़ा टिपिकल सा है। s इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस हो गया, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। फिर हम लोगों ये इसमें लीनियर जो सेविंग फंक्शन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी कंजप्शन फंक्शन। ये कहाँ से डिराइव्ड होता है, कंजप्शन फंक्शन से डिराइव्ड होता है। सो एस सेविंग किसके इक्वल हो जाती है, इनकम माइनस कंजप्शन के। सो एस इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे जो सी है उस सी पे क्या करेंगे, जो कंजप्शन फंक्शन की वैल्यू थी मतलब माइनस सी बार प्लस बी वाई, उसकी वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे। सो एस इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई, देन एस इक्वल टू वाई माइनस इस जो वो है ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे तो माइनस सी बार माइनस प्लस माइनस माइनस बी वाई, देन एस इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस सी बार है वो इधर आ गया, देन प्लस माइनस बी वाई, देन एस इक्वल टू माइनस सी बार, ये सेम चीज। अब y देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है y, तो y को कॉमन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, y विल 1 माइनस बी। सो दिस इज योर सेविंग फंक्शन। मतलब अब सेविंग फंक्शन, सेविंग का मतलब यही है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग
कोई इनकम क्या है, इनकम हमें जो भी मिलती है हम पहले, ये नहीं कि हम पहले सेविंग के लिए रख लेते हैं। इनकम घर में आती 50,000, ये हम नहीं कहते नहीं हम लोग कुछ नहीं कंज्यूम करेंगे, सब कुछ सेव कर देते, नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कंजप्शन के लिए रखते हैं, बाकी जो बचता है वो हम लोग सेव करते हैं। अब यहाँ पे माइनस ऑटोनॉमस कंजप्शन क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम लोग की इनकम ज़ीरो है, हमारी इनकम अगर ज़ीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। वो कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दी वी आर डूइंग दी डिस सेविंग, हम डिस सेविंग कर रहे हैं। डिस सेविंग का मतलब कि जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी सेव किया है, कुछ भी सेव किया है उसको वहाँ से निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन को निगेटिव में शो कर रहा है कि हमारा क्या है कि हम लोग कुछ ना कुछ, अब इनकम तो हमारी ज़ीरो है बट हम कंजप्शन करना तो कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही है। सो माइनस बी, और यहाँ पे आपका वन सेम वन, बी इज़ फॉर एमपीसी, बी एमपीसी के लिए है और वाई इज़ फॉर इनकम। अब यहाँ से हमें दो फंक्शंस मिल गया। फर्स्ट आपका मिला लीनियर कंजप्शन फंक्शन, सेकेंड मिला हमें लीनियर सेविंग फंक्शन। सो पहले लिखते हैं, you can also write down in your copy linear consumption function. So C is equal to C bar plus B Y. This is your linear consumption function. Next है linear saving function. सो वो सेविंग के लिए हम लोग क्या डेनोट कर रहे हैं, एस डेनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सो दिस इज योर लीनियर सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो हमें दो कंसेप्ट यहाँ पे मिल गया, दैट इज लीनियर कंजप्शन फंक्शन और लीनियर सेविंग फंक्शन। अब नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि इसमें भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए एक लाइन के, कि आपको सारी वैल्यूज दे देगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट एस, आपको एस कैलकुलेट करना है। समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट बी, समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट वाई और सी, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है, सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी ऐसे ही ये भी करेंगे। चले, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पीपल हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन या जो भी है, गवर्नमेंट है वो अब डिमांड कुछ ना कुछ डिमांड करती है कमोडिटी की। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए दे हैव टू डू सम एक्सपेंडिचर, उन्हें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। सो उसको हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। फिर एग्रीगेट डिमांड कौन कौन डिमांड करता है, हमें पता है 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड इन 4 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं तो आपको पता है जैसा सेम एक्सपेंडिचर मेथड जो हम लोग नेशनल इनकम में पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, AG इज इक्वल टू इन 4 सेक्टर मॉडल C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे C इज फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कौन करता है, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। I is for the investment expenditure, G is for government expenditure and X minus M is net export. So this is for the 4 sector economy. And when we talk about the aggregate demand in 2 sector economy, 2 sector economy की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, बस 2 sector मतलब 2 sector को हम लोग लेंगे। वो क्या होगा, पहला हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसका जो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस आई। C इज फॉर कंजप्शन एंड I इज फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद क्या पढ़े, नेक्स्ट हम लोग ने इसका AD इज इक्वल टू C प्लस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि
बेसिकली बोर्ड में आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि 2 सेक्टर मॉडल को एक्सप्लेन करो। तो आपको जब 2 सेक्टर मॉडल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस केस में आप बताओगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कौन से 2 सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी में, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप उसके लिए फिर अजम्पशन लोगे कि सी यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, एमपीसी कितना है, उसको बताओगे। देन आप उसका टेबल बनाओगे, टेबल फिर उसका डायग्राम, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो एट इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था दैट इज लीनियर कंजप्शन फंक्शन। सो लीनियर कंजप्शन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था सेविंग फंक्शन। सो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो ये सारा हम लोग किस में पढ़े थे, एग्रीगेट डिमांड में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, so the topic is here, that is एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को कुछ और भी बोलते हैं, वो अभी बाद में बताते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई होने का मतलब है कि टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में किसी भी अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो इसमें यही कह रहा है कि इट इज द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इन एन, और इकोनॉमी में कोई भी गुड्स का फ्लो कौन करेगा, प्रोड्यूसर ही करेगा ना। सप्लाई तो सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं ना, लॉ ऑफ सप्लाई, और सप्लाई के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, किसी अकाउंटिंग ईयर में किसी भी इकोनॉमी में कितने टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो भी आउटपुट हैं, जो भी गुड्स हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म्स में वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कोई भी कॉमोडिटी अगर हमें प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, अगर कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करना होता है बाय द प्रोड्यूसर्स, तो वो क्या करता है, हम लोग ने पढ़ा है कि वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है ना। वही तो कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं कि अब उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जब कोई भी प्रोड्यूसर इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा, ठीक है, हायर तो करेगा ही ना वो, तो अब उनको वो क्या देगा, फैक्टर इनकम देगा। कि ऐसी बोलेगा कि नहीं आओ फ्री में काम करो, कोई भी फ्री में तो काम करेगा नहीं। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी इकोनॉमी में, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर होंगे। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर होंगे तो उन्हें फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम भी देना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। सो इन द फॉर्म ऑफ रेंट हो गया, रेंट दोगे, इंटरेस्ट देंगे हम लोग, वेजेस देंगे और प्रॉफिट देंगे। ठीक है, सो दस फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम इक्वल टू द फैक्टर इनकम जनरेशन। अब जो भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं वो किसके इक्वल हो गई कि फैक्टर इनकम कितना जनरेट हो रहा है। कैसे, मतलब कि अगर कोई भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मतलब अगर प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में वो क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा तो उनको फैक्टर इनकम भी देगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई हो रही है एएस, वो किसके इक्वल हो जाती है, वाई के इक्वल हो जाता है। क्यों, वाई के इक्वल होने का मतलब इनकम के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो इनकम जनरेट करें, तो एएस इक्वल टू वाई। तो इसलिए
ये जो है द सम पार्ट ऑफ इनकम अर्नड इज कंज्यूम एंड सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी इनकम क्या होती है, जनरेट होती है, तो उस इनकम का कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और बाकी जो बचता है वो हम लोग उसको सेव कर लेते हैं। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं दस y इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर होता है, ठीक है, कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हायर होता है तो उस केस में क्या होता है कि इनकम हमारी जनरेट होगी। ठीक है, इनकम कैसे जनरेट होगी, थ्रू दी डिफरेंट फैक्टर्स, इनकम के थ्रू इनकम जनरेट होगी अगर, तो उस फैक्टर्स ऑफ इनकम को हम क्या करते हैं कि उसके लिए इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो हम इनकम का कुछ पार्ट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, बाकी जो बचेगा हम उसको सेव करेंगे। सो y इक्वल टू सी प्लस एस, इसीलिए बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्या है, ए एस इक्वल टू वाई, तो हम ये भी कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, ये ट्रिपल ये शो करता है कि ये एकदम इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एस इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर सप्लाई फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है तो वो उसके लिए गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा, और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर होंगे तो उनको फैक्टर इनकम जनरेट करेंगे, और जब फैक्टर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी तो वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम बन जाएगी, कंट्री की इनकम बन जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जाएगा, नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगा। एंड देन जो हमारी इनकम होगी उस इनकम का हम कुछ पार्ट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, बाकी जो बचेगा हम उसको सेव कर लेंगे। इसीलिए क्या होता है y इक्वल टू सी प्लस एस, इसीलिए y इक्वल टू सी प्लस एस, देन ए एस इक्वल टू ऑल्सो सी प्लस एस, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू दी इनकम। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, कंजप्शन प्लस सेविंग के। क्यों, बिकॉज y इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टॉपिक इज दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, कि एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। components of एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़े थे तो उसमें क्या देखे थे, हम लोग देखे थे ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, क्योंकि इनकम अगर आएगी, और तब टू सेक्टर मॉडल में हम लोग देखे थे ए जी इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट मीन्स कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के टू कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स आर देयर। टू कंपोनेंट्स, पहला होता है दैट इज कंजप्शन। इनकम अगर आएगी तो हम लोग कंजप्शन करेंगे ही करेंगे, हम बिना कंजप्शन के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर इनकम आएगी और हम उसको फिर सेव भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए ए एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो उसके टू कंपोनेंट्स क्या हो गए, कंजप्शन और सेविंग हो गए, कि हमारी अगर इनकम जनरेट होगी तो हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे कुछ कुछ, और कुछ क्या करेंगे, सेव करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज जीरो। हमेशा कंजप्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसको याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि भले इनकम हमारी जीरो है, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहेंगे। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जब कंजप्शन व्हेन इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा, व्हेन इनकम डिक्रीज करेगी तो कंजप्शन विल ऑल्सो भी डिक्रीजेस। ठीक है, तो कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंजप्शन हमारा हमेशा ही पॉजिटिव होगा।
कंजप्शन कांट बी निगेटिव इवन व्हेन द इनकम इज जीरो. ठीक है, तो इसका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि इनकम इंक्रीज कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कंजप्शन ऑल्सो डिक्रीज. नेक्स्ट है आपका सेविंग. सो सेविंग इज इक्वल टू आपको बताया था दैट इज एस इक्वल टू वाई माइनस सी. मतलब एस इज सेविंग, वाई इज फॉर इनकम एंड सी इज फॉर कंजप्शन. अगर हमारी इनकम मिलेगी, अगर हमको सेविंग पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम हो रही है उसमें से कंजप्शन माइनस कर देंगे. सो सेविंग इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम. अगर हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज करेगी, अगर इनकम हमारी इंक्रीज करेगी, फॉर एग्जाम्पल पहले 50,000 इनकम थी, अब हमारी 80,000 इनकम हो जा रही है, तो ये जो 30,000 है तो हम जो कंजप्शन कर रहे थे वो तो उतना ही करेंगे, बाकी जो बचा वो हम सेविंग में कर देंगे. तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग विल ऑल्सो बी डिक्रीजेस.